आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नया टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पुरानी सारी डेफिनेशंस को आप एक किनारे कर दीजिए और नई डेफिनेशन के अनुसार नए पैटर्न पे पढ़ना शुरू करिए। हेडिंग डाल ली। तो नया टॉपिक हमारा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे कि ये विषय क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए कि इसका मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सके। और आजकल की जो भी परीक्षाएं हैं, खासतौर पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट बहुत बड़े स्केल पर पूछा जाता है विद द मिक्सचर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ मिक्स करके इसको पूछा जाता है। ठीक है। अभी जैसे पर्यावरण है, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद बचपन बचपन में आपने खूब किया कि परिधर आवरण, पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, तो उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो ये सब बातें दिमाग से अपने निकाल दीजिए अब। ठीक है। और सीधे आइए आप प्लेनेट अर्थ पर। ये हमारी पृथ्वी है और कहीं ऊपर आप सूर्य मान लीजिए। दिख रहा है सबको? रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, क्षिति जड़ पावक गगन समुद्रा। वो ये बताते हैं कि 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के हमारा ये देह जो है ये बना हुआ है। और चाहे हमारे देह की बात हो, चाहे इस भौतिक संसार की बात हो, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समुद्रा, यानी कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, इन 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब देखते हैं कैसे। पहला तत्व है अग्नि, दूसरा तत्व है पृथ्वी, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है आकाश और पांचवा तत्व है वायु। इन सारी चीजों से मिलकर के ये भौतिक संसार बना हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट, भौतिक वस्तु आप उठाएं तो वो इन्हीं सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई है। और इनको क्या कहा जा रहा है? इनको कहा जा रहा है तत्व। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये है तत्व, एलिमेंट्स। अब इनमें जरा एक एक को नोटिस करिए। सबसे पहला तत्व है अग्नि। अग्नि की खोज हुई ना, मनुष्य के द्वारा की गई पहली डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ फायर थी। 2 पत्थरों को घिस करके उसने आग पैदा करी थी। डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर यही होता है। डिस्कवरी का मतलब वो चीज को खोज लेना जो पहले से मौजूद है, हम उससे उसके बारे में जानते नहीं है। तो अग्नि की खोज हुई, लेकिन अग्नि का आविष्कार तो नहीं हुआ था। आविष्कार का मतलब किसी नए प्रोडक्ट को बनाना। इसके बाद में पृथ्वी। पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का मतलब प्लेनेट अर्थ नहीं है, पृथ्वी का मतलब है भूतत्व। तो भूतत्व है हम सबके अंदर। ग्रेविटी आप इसको कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। इसके बाद जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल बनता है। और जब प्लेनेट अर्थ का निर्माण हुआ था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बारिश हुई थी, और इसी क्रम में महासागरों का निर्माण हुआ था। पीछे आप लोगों ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन में पढ़ा है कि अमाइनो एसिड की भी रेणु थी, तो वहीं से जल निकला था। इसके बाद है आकाश। आकाश तत्व क्या है? दिख रहा है ऊपर आकाश तत्व, ये हमारी प्राणवायु है। और फिर डायरेक्ट वायु। वायु बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वायु तत्व से ऑक्सीडेशन होता है। अगर वायु तत्व नहीं हो तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैंडल जल रही है और उसके ऊपर अगर एक कांच का ग्लास हम उल्टा करके रख दें तो कैंडल बुझ जाती है। यानी कि आग को भी पनपने के लिए, ज्वाला को भी भड़कने के लिए वायु की आवश्यकता है। तो बिना वायु के भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इन 5 चीजों को आपस में मिला दीजिए। जब इन 5 चीजों को आपस में मिला देते हैं तो बनती है लाइफ, यानी कि जीवन, यानी कि शक्तिमान। शक्तिमान अगर आपने कभी बचपन में देखा हो तो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बना था। उसके बॉडी पे अलग अलग सिंबल्स इन 5 चीजों के हुआ करते थे। लेकिन ये सारे तत्व पृथ्वी पर मौजूद भी हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स की बात करती है। वो सभी 118 एलिमेंट्स इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनमें से ज़्यादातर नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। और मेंडलीव इस मामले में दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। उन्होंने आवर्त सारणी की रचना करी थी। लेकिन अब ये डायग्राम जरा आपके सामने जो है, इसको आप ध्यान से देखिए और कल्पना करिए कुछ 3 चीज़ों की। उन 3 चीज़ों की कल्पना आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं और इस ट्राइंगल में सबसे पहले है जीव, दूसरे नंबर पर है वनस्पति और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर पशु या पक्षी। यहाँ पे जीव का मतलब मनुष्य है। ठीक। तो पृथ्वी पे जब हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो यही 3 तो है। मनुष्य है, किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश का हो। वनस्पतियां हैं,
डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड सारी बात हो रही है, मराइन की भी बात हो रही है, रिवर की भी बात हो रही है, एक्वा की भी बात हो रही है, फॉरेस्ट की भी बात हो रही है, माउंटेन्स की भी बात हो रही है, डेजर्ट्स की भी बात हो रही है, ग्रासलैंड्स की भी बात हो रही है, और फिर पशु पक्षी हैं। यहाँ पे भी पशु पक्षियों के नाम पे डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड सारे हैं। न जाने कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कवर किया है, और न जाने कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। इसके बारे में भी एक प्रसिद्ध वाक्य है हमारे धर्म ग्रंथों में, जिसमें कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है। सबने सुना है 84 लाख योनियों। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जन्म मिलता है। इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पर जब हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं, तो योनि शब्द का मतलब क्या है? अगर इसके डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे तो योनि शब्द का मतलब है फीमेल जेनेटाइल ऑर्गन, महिला के जननांग। लेकिन यहाँ पे योनि जो है ये संज्ञा नहीं है, यहाँ पे योनि विशेषण है। विशेषण का मतलब है किसी महिला के जननांग से ही हम सबका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे योनि का मतलब है सोर्स ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर योनि का मतलब है स्पीशीज, प्रजाति। हमारे पूर्वजों को जहां तक ज्ञान था उन लोगों ने बताया था कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है। उनके कहने का मतलब ये था कि इस संसार में 84 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में से आप कोई एक है। और जब वो इस टर्म को कह रहे हैं कि भटकने के बाद आपको मानव जन्म मिला, तो उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम कभी कुत्ता थे, तुम कभी बिल्ली थे, तुम कभी मच्छर थे और आज मनुष्य बने हो। उनके कहने का मतलब ये था कि आप कुत्ता, बिल्ली या मच्छर भी हो सकते थे। आप ऐसे कीड़े-मकोड़े भी हो सकते थे कि किसी के जूते के नीचे आके आप मर जाते। आप ऐसे मच्छर भी हो सकते थे कि ऑल आउट के द्वारा मारे जाते। आप ऐसे साँप भी होते थे जिनको बिल से ढूँढ-ढूँढ के निकाला जाता और मारा जाता। आप ऐसे चूहे भी हो सकते थे, मोर्टीन रैट किल खिला के आपकी हत्या कर दी जाती। लेकिन आप मनुष्य बने। तो इन सभी 84 लाख प्रजातियों में और मनुष्यों में अंतर क्या आ जाता है? मनुष्य होने का मतलब है विवेकपूर्ण मस्तिष्क। कार्ल मार्क्स की जब आप थियरी ऑफ सोशलिज्म पढ़ते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। मनुष्य भी जानवर ही है। हम लोग भी जीव की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन हम में और बाकी 84,99,999 में अंतर क्या है? हमारे पास विवेकपूर्ण मस्तिष्क है, हमारे पास सोचने-समझने की शक्ति है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कुत्ते ने कोई इन्वेंशन किया, किसी हाथी ने कोई इन्वेंशन किया, किसी चिड़िया ने कोई इन्वेंशन किया, कभी नहीं सुना। ये मनुष्य ने ही क्यों किया? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। आज यदि आप गूगल पे सर्च करें कि हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर इन द वर्ल्ड, इस संसार में आज कितनी प्रजातियाँ हैं? गूगल करिए, तो आपको उत्तर मिलेगा 8.7 मिलियन। 8.7 मिलियन का मतलब हुआ 87 लाख। हमारे पूर्वजों ने 84 लाख डिस्कवर करी थी, उतना ज्ञान था उनको। 3 लाख नई डिस्कवर हो चुकी हैं, अब कुल 87 लाख हो गई हैं, एंड मैनी मोर्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड। न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां अभी और हैं जो खोजी जानी बाकी हैं। तो यदि आज आपसे कोई कहे कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिला, तो क्या यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है? जी नहीं। अब 87 लाख योनियों में भटकने के बाद जन्म मिला है, और हो सकता है भविष्य में आपको 90 लाख तक योनियों में भटकने का मौका मिले। लेकिन जिस हिसाब से पेंडेमिक्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से पॉल्यूशन हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोग नेचुरल हैबिटेट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर हमको 10,000 योनियों में ही भटकना पड़े, बाकी सब खत्म हो जाए। बिकॉज मराइन पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। समुद्रों में फैलता हुआ प्रदूषण आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वाधिक प्रजातियां समुद्र में ही है। चलिए, बन गया पहला क्वेश्चन। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रजातियों के पाए जाने की संभावना है, नीचे 4 ऑप्शन हो, महासागर, पर्वत, वन या घास के मैदान, तो उत्तर क्या होगा? महासागर। वाई? इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कौन करेगा? वाई? क्यों? बिकॉज 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशन। तो जब 71% केवल महासागर हैं, तो सबसे ज्यादा प्रजातियां भी तो उसी में होंगी। और दुनिया की सबसे गहरी जगह भी महासागर में है, दुनिया की सबसे शुद्ध जगह भी महासागर में ही है, तो जाहिर सी बात है वहां पे प्रजातियां सबसे ज्यादा होंगी। तो ये 84 लाख योनियों की कहानी आपको समझ में आ गई। वर्तमान समय में ये 8.7 मिलियन है, यानी कि 87 लाख हैं। तो एक मोटी जानकारी आपको क्या हो गई कि जब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए उत्तर लिखने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके बाद में लिविंग थिंग्स के नाम पर 3 चीजें हैं। यहाँ पर मोटा मोटा बात हो रही है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात नहीं हो रही कि एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव और मैमिलिया, फिर प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। अभी वहां नहीं जा रहे हैं, वहां जब पढ़ेंगे तब जाएंगे।
मोटे तौर पर यहाँ पर 3 लिविंग थिंग्स हैं, मनुष्य है, वनस्पतियां हैं और पशु पक्षी। जरा एक बात बताइए, क्या मनुष्य बिना वनस्पतियों और बिना जीवों के कभी जीवित रह सकता है? खाने के लिए उसको इन दो में से कोई एक चीज तो चाहिए है। और यह भी बात आपको पता है कि मनुष्य सर्वाहारी है, ओमनीवोर है। तो जब मनुष्य ओमनीवोर है तो वो वेजिटेरियन फूड भी खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाता है। तो इसलिए उसकी डिपेंडेंसी वनस्पतियों पर भी है और पशु पक्षियों पर भी है। दूसरा पॉइंट ये बताइए कि जो पशु पक्षी हैं, क्या वो भी जीवों और मनुष्यों पर ही निर्भर है पूरी तरीके से? वनस्पतियों पर निर्भर है? क्योंकि पशु भी दो तरीके के होते हैं। आप गाय को कभी मांस खाने के लिए दीजिए, वो मांस नहीं खाएगी, और शेर को कभी घास खिला के देख लीजिए, वो घास नहीं खाएगा। तो जो एनिमल्स हैं, उनको भी हम लोग सर्वाहारी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये भी दो प्रकार के हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। लेकिन क्या वनस्पतियों की निर्भरता आपको मनुष्यों पर या पशु पक्षियों पर नजर आती है? नहीं, नहीं नजर आती है। क्यों नहीं नजर आती है? क्योंकि नेचर, मदर नेचर ने, हमारी प्रकृति माँ ने वनस्पतियों को एक बहुत खूबसूरत वरदान दिया है। और वो खूबसूरत वरदान का नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इनको बढ़ने के लिए, इनको न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज के लिए ना ही मनुष्यों की आवश्यकता होती है, ना ही जीवों को आवश्यकता होती है। हाँ, इनकी डाइवर्सिटी को जरूर मनुष्यों और जीवों के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है? वनस्पति। एक दौर इस संसार में ऐसा भी था जब लोगों का यह मानना था कि वनस्पतियों में जान होती ही नहीं है। पेड़ पौधों को नॉन लिविंग थिंग्स माना जाता था, निर्जीव वस्तु में माना जाता था। पर एक वैज्ञानिक हुए हमारे ही देश के, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने पहली बार बताया कि नहीं, पौधों में जीवन होता है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में इस बात का उल्लेख है, लेकिन इंडियन टेक्स्ट को कोई मानता नहीं था दुनिया में। तो हमारा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, उसका आधार स्तंभ इन तीनों में से क्या हो जाता है? वनस्पतियां हो जाती है ना, वनस्पतियां। तो ये मान लिया जाए कि बिना वनस्पतियों के जीवन संभव नहीं है, बिना पेड़ पौधों के जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और बाकी दो जो लिविंग थिंग्स हैं, मनुष्य और पशु पक्षी, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइकिल भी उल्टा। अच्छा, इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से एक बार सोचिए कि हम मनुष्य जो हैं, हम केवल गंदगी करने के लिए पैदा हुए हैं। और सबसे बड़ी गंदगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके ही करते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पशु पक्षी भी हमारे भाई बहन है, तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जीवों को और वनस्पतियों को खा भी रहे हैं। लेकिन हम दोनों ही प्रजातियों की ठीक उल्टी हैं वनस्पतियां, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रही हैं, यानी कि हमारे द्वारा छोड़ी गई गंदगी को कंज्यूम कर रही हैं और बदले में ऑक्सीजन दे रही हैं। जब उनको भूख लग रही है, जब उनको भोजन करना है, तो वो भोजन किसी से मांग भी नहीं रही है, वो अपना भोजन खुद बना रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो क्या वनस्पतियां पूजनीय हो गई ना पूजनीय? बस यही कारण है कि भारत जैसे देशों में वृक्षों की पूजा की जाती है। यही देव है, यही देवता है, हमारे जीवन का आधार है। आज भी हमारे देश में देखिए कि अगर पीपल के वृक्ष को काटा जाना हो तो बड़ा बवाल हो सकता है। कोई, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में मजाल नहीं कि कोई पीपल के वृक्ष को काट दे। तो फिर लोग दूसरे धर्मों के लोगों को पकड़ के लाते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ पूजनी नहीं तो तुम ही काट दो। लेकिन आजकल कोई नहीं काटता है, एक तो कानून ऐसे हैं। आप देखते हैं कि पीपल, बरगद, नीम, ये सब ऐसे वृक्ष हैं जो पूजनीय हैं, जिनमें लोग जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। किसी न किसी देवता का वास माना गया है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंस है। और इन सब का आपस में जो को रिलेशन है, इसी को रिलेशन को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। इन सबसे ऊपर उठ जाइए एक बार। और इन सबसे ऊपर उठने के बाद एक बार को जरा गंभीरता से एक बात सोचिए। गंभीरता से इस बात का विचार कर लिए कि यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आना बंद हो जाए, या किसी हम ऐसे सोर्स का इन्वेंशन कर लें कि पृथ्वी के चारों तरफ हम एक परत लगा दें, एक शीट लगा दें, और सूर्य का प्रकाश उस शीट पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, पृथ्वी पर ना आ पाए,
तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा तो क्या आप समझ पाए कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस बंद हो जाएगा? क्या बंद हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने सीखा ये डैमेज हो जाएगा। जब पौधे ऑक्सीजन दे ही नहीं पाएंगे तो मनुष्य कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा? अच्छा, सूर्य के प्रकाश से हीट आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं हीट आ रही है, लेकिन हीट के अलावा विटामिन डी भी तो आ रहा है। विटामिन डी के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ रही हैं। इसके अलावा वहां से कुछ ऐसे भी रेडिएशन आ रहे हैं जो पृथ्वी के लिए जरूरी हैं, और कुछ ऐसे भी रेडिएशन आ रहे हैं जो पृथ्वी के लिए नहीं जरूरी हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट वेव्स। लेकिन अल्टीमेटली सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों को अगर एक शब्द में व्याख्या करी जाए तो एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बन जाता है यहाँ पे आपके लिए अगला सवाल, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जल भी मिलेगा, वनस्पतियां भी मिलेंगी, लेकिन सन इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तार्किक ढंग से सोच के उसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न यह है कि जल की उत्पत्ति कहां से हुई, और जो वाटर साइकिल आज चलता है, जल चक्र जो चलता है, वो कहां से चलता है? इसका संबंध पृथ्वी से है या बाहर से है? अरे जल जो है ये पृथ्वी से संबंधित है। इवेपोरेशन होगा, पानी सूखेगा तो सूख के सूर्य में चला जाएगा क्या? कहाँ जाएगा सूख के? यही वायुमंडल में तो रहेगा, फिर बरस जाएगा। सबसे मजे की बात यह है कि पृथ्वी के बनने के समय जल की जितनी मात्रा इस ग्रह पे थी, आज भी उतनी ही मात्रा है। इसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। पहले ज्यादातर आइस के फॉर्म में था, यानी कि सॉलिड फॉर्म में था। आज ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में है, और यही लिक्विड फॉर्म बीच बीच में गैस में फॉर्म होती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली ये पानी है कहाँ? पृथ्वी पे तो ये है। गर्मी पड़ेगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र में पानी आ जाएगा। फिर सर्दी पड़ेगी, वही ग्लेशियर फिर जम जाएंगे। हीट आएगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और रेन होगी, फिर से यहीं आ जाएगा। आप कह रहे पानी बचाओ पानी बचाओ, पानी बचा के रखे कहाँ? कहाँ रखे पानी बचा के? जब बारिश होगी पानी भरेगा तो फिर वो सोख के नीचे चला जाएगा, फिर आप हैंड पाइप चलाएंगे और समरसिबल चलाएंगे, उसको निकाल लेंगे। तो जल चक्र कहाँ काम कर रहा है? पृथ्वी पर ही तो काम कर रहा है। इसका संबंध कहाँ से पृथ्वी से बाहर से हो गया बताओ? अरे सन कैसे मैटर कर रहा है? हीटर जलाओ, हीटर मैटर करने लगेगा। गैस जलाओ, गैस में पानी को भगोना धर के खोलाओ, गैस गैस की हीट भी मैटर करने लगेगी। मैटर नहीं पूछा जा रहा है कौन मैटर कर रहा है, पूछा यह जा रहा है कि वाटर साइकिल का संबंध किससे है? पृथ्वी से है कि नहीं है? है? नहीं है, अभी भी नहीं बात सुन रही। पृथ्वी से ही तो है। आकाश तत्व का संबंध, ये पांचों तत्व देखिए, जल तत्व बता दिया, अग्नि तत्व बताइए। एनर्जी है, जहां है इस समय, यहाँ मौजूद है, जहां हम लोग बैठे हैं। हम्म, कैसे निकलेगी? तो वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ है कि नहीं है? जहां जहां बैठे हैं यहाँ फ्रिक्शन करें तो निकलेगी। तो अग्नि तत्व भी यही है। लाओ माचिस अभी यहाँ जला, यहाँ चालू हो जाएगी। इसका संबंध भी कहीं बाहर से नहीं है। पृथ्वी तत्व 100% यही है। लोग चंद्रमा पे गए ना, तो क्या खेती करके आए वहां? क्योंकि वो तत्व यही है और कहीं नहीं है। आकाश यही है और कहीं नहीं है। वायु यही है और कहीं नहीं है। जब चंद्रमा पे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो आपने कभी देखा है वो जुल्फे अपनी संवार रहे हो, बढ़िया सिगरेट पी रहे हो, वहाँ हेलमेट लगाए होते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाए होते हैं, क्योंकि वहां नहीं है, यहाँ है यहाँ है। लेकिन केवल एक ऐसी चीज जो यहाँ नहीं है और बिना जिसके इस ग्रह का काम भी नहीं चल सकता है, वो क्या है? वो है ऊर्जा, एनर्जी, जो सूर्य से मिलती है। ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे क्या अगर सूर्य ना हो तो? नहीं काम करेंगे। क्या सूर्य के बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्या वनस्पतियां जीवित रह सकती हैं? नहीं रह सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सन
photosynthetic activity will be stopped, while we the people will have D deficiency. हम लोग विटामिन डी की कमी से मर जाएंगे और वनस्पतियां और पौधे जो हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए बीमार होकर मर जाएंगे। तो सूर्य पूजनीय है, तो ना पूजा जाए ना सूर्य को, सूर्य भी पूजनीय है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का दिमाग कितना फिलोसफिकल था, कितना स्पिरिचुअल था, कि अगर उन्होंने किसी चीज को पूजनीय बताया तो उसके पीछे एक जबरदस्त साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी था। आज भी वैज्ञानिक इन सब चीजों को नहीं मानते। वैज्ञानिकों का कहना है कि इट इज द मैटर ऑफ रिसर्च, रिसर्च की जानी चाहिए। करो रिसर्च, बहुत अच्छी बात है, हमारी रिसर्च पूरी है, हमारी रिसर्च पूरी है। हमारी रिसर्च कहती है कि सूर्य इस समय तुला राशि में है, गोचर में, यानी कि वर्तमान आकाशगंगा में सूर्य इस समय तुला राशि में है, और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, क्योंकि वो शनि के मित्र का घर है, इसलिए सूर्य नीच का होता है। तो जिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छा है वो खराब फल देगा कहीं ना कहीं, और जिनके कुंडली में खराब, वो बिल्कुल कस के खराब फल देगा। और जो लोग कहीं से भी सूर्य से प्रभावित हैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, उनको इस समय हड्डियों में, अस्थियों में चोट लगने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जबकि बहुत मजबूत स्थिति में इसके बाद हम मानते हैं। तो हमारे लिए वनस्पतियां पूजनीय हो जाती हैं, हमारे लिए सूर्य पूजनीय हो जाता है, हमारे लिए ये पांच तत्व भी पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारी लाइफ कहीं ना कहीं पे ऑपरेट हो रही है। जब हम बात पर्यावरण की करते हैं तो केवल पर्यावरण को समझना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है पर्यावरण मित्र बनना। और पर्यावरण की पढ़ाई तो बरसों से हो रही है, दशकों से हो रही है, लेकिन कितने ऐसे विद्यार्थी हैं या कितने ऐसे समाज के सभ्य नागरिक हैं जो पर्यावरण मित्र बने, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का उद्देश्य केवल इसको समझ के और परीक्षा पास करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम इको फ्रेंडली बने और किसी न किसी रूप में अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का प्रयास करें। तो ये था इकोलॉजी एनवायरनमेंट का बेसिक, जिसमें 2-3 पॉइंट्स आपको कभी नहीं भूलने चाहिए, जैसे कि हम कितनी स्पीशीज वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप पृथ्वी पर रह रहे हैं लेकिन ऑपरेट पृथ्वी के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। जब बार बार ये चीज कही जाती है ना कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं ना, डॉक्टर्स भी मानते हैं ना कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, तो वो कोई सबसे नियरेस्ट कोई जो है वो सूर्य ही है जो इस दुनिया को चला रहा है। हम उसके पास नहीं जा सकते, हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन हम यहीं से बैठ के उसको पूज सकते हैं। और ये जो बहुत गूढ़ ज्ञान है, ये जो बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, ये आम आदमी को ना पहले समझ में आई थी, ना आज समझ में आई है, ना भविष्य में कभी समझ में आएगी। इसीलिए प्रत्येक फिलोसफिकल टर्म को, प्रत्येक स्पिरिचुअल टर्म को एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म दिया था हमारे पूर्वजों ने, जिसको कहते हैं मूर्ति। साकार को पूछ के निराकार तक जाने का प्रयास। तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारे जैसे लोगों के पास अपने उन तर्कों को रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। भगवान ने चाहा तो जरूर आएगा वो प्लेटफॉर्म। मैं फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि एक फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं। उनके घर में सोफा तक नहीं है, एसी भी नहीं है, जबकि आईआईटी के प्रोफेसर है, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और बड़े सिंपल से इंसान है। जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालती हैं, ये रिसर्च का विषय होना चाहिए। हो सकता है कि फिजिक्स अभी वहां तक पहुंच ही ना पाई हो जहां तक ये एस्ट्रोलॉजी पहले से पहुंची हुई है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस पे मास डिस्कशन होना चाहिए, और वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पुणे में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, 90 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र है। उन्होंने 4,000 अनआइडेंटिफाइड कुंडलियां मंगाई, यानी कि रैंडम पीपल, तुम्हारी उठा ली 4,000 लोगों की कुंडलियां, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्यों को इन्वाइट किया कि आइए मेरे दफ्तर में, और मैं ये अननोन लोगों की कुंडलियां आपको दिखाऊंगा। आप लोग टाइम लीजिए, आराम से कई दिन का समय लीजिए और इनको पढ़िए,
पढ़ने के बाद इन लोगों के जीवन के बारे में बताइए, और हम इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि अननोन पीपल के जीवन के बारे में बताई गई आपकी बात किस लेवल पे सही हो रही है। और अगर आपके डेटा हमारे इन लोगों के साथ मैच करते हैं, और अगर 50% भी मैच करते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इज अ ट्रू साइंस। कहते हैं कोई ज्योतिषाचार्य है नहीं। तो कौन थे वो ज्योतिषाचार्य जो नहीं गए, या उन्होंने किन लोगों को इनवाइट किया जो वहां पे नहीं पहुंचे? मुझे इनवाइट करते तो मैं तो सब कुछ बेच बाच के जाता, क्योंकि मुझे कम से कम अपने तर्क रखने का मौका मिलता। लेकिन हमारा ये सपना है कि हम एक ना एक दिन, ये विषय देखिए अलग चीज है, लेकिन किसी भी चीज को आत्मसात कर लेना, आत्मसात कर लेना। जैसे कि इसका एक बड़ा उदाहरण 2 × 2, 2 × 2 ही तो होता है ना। आपको किसने बताया 2 × 2 होता है? याद है आपको? आपको पहली बार किसने बताया था 2 × 2 होता है? किसी प्राइमरी टीचर ने ही तो बताया होगा। उसको किसने बताया? उसको किसने बताया? उसके टीचर ने। और पहली बार इस संसार में कैसे पता चला होगा 2 × 2 होता है? प्रमाण लाओ, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट लाओ, लैब में सिद्ध करके दिखाओ। तो दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो है ना, वो कहेंगे बेवकूफ हो, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, 2 × 2 इसमें कोई संदेह? उसी तरीके से ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें किसने बताया? हमारे माता पिता ने। उनको किसने बताया? उनके माता पिता ने। उनको किसने बताया? उनके माता पिता ने। और संसार में पहली बार किसको यह बात बताई गई कि ईश्वर होता है? संसार में पहली बार उसी व्यक्ति को यह बात बताई गई जिसको यह बात बताई गई थी कि 2 × 2 होता है। इसको बोलते हैं श्रुति परंपरा, सुन के प्राप्त किया गया ज्ञान। कि जब मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, वो भी साइंटिफिकली प्रूव करके बता रहा हूं, तो फिर वो बात आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जानी चाहिए जैसे कि 2 × 2, जैसे कि 2 और 2 का योग 4 होता है, 5 नहीं होता है। दुनिया में कहीं 5 नहीं कहा जाता है। और संसार में पहली बार किसी को यह बात किसने बताई होगी, इस पे बहस नहीं करी जाती है। तो उसी तरीके से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिना सूर्य के आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को वैसे ही आप स्वीकार कर लीजिए। एनवायरमेंट का पहला चैप्टर और इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त हो जाता है। सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, सूर्य नहीं तो पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं तो सौरमंडल नहीं, सूर्य नहीं तो आप और हम नहीं। इसलिए सूर्य को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उसको पूजा जाना चाहिए। और दुनिया का ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो सूर्य को डिस्टर्ब कर सके। चाहे जितना तुम पराली जलाओ, सूर्य तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन सूर्य से आने वाली तरंगें जरूर आप तक पहुंचेंगी। और सूर्य को यदि परेशान करोगे, तो बस सर्दी खत्म होकर जब गर्मी आएगी तो वो अपना बदला ले लेगा। तड़पे तड़पे घूमोगे, शरीर से पानी की एक एक बूंद को निचोड़ लेगा। तो यहां से हमारा नए फॉर्मेट का इन्वायरमेंट शुरू होता है। आगे बात अच्छे समझ में, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए देखिए इधर, आप कोई भी एक क्षेत्रफल ले लीजिए संसार में कहीं भी, जहां मन करे। रेगिस्तान में मन करे रेगिस्तान में ले लीजिए, समुद्र में मन करे समुद्र में ले लीजिए, पहाड़ पे मन करे पहाड़ पे ले लीजिए, जंगल में मन करे जंगल में ले लीजिए। अब डेटा कहता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, डेफिनेशन डेटा वाली जो कहती है वो कहती है 1 स्क्वायर किलोमीटर। हम लोग कोई भी क्षेत्रफल ले ले रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, किसी नियत क्षेत्रफल में जीवों के पाए जाने की संभावना, ठीक, या तो मनुष्य होगा, या तो जीव होंगे यानी कि पशु पक्षी होंगे, और या तो वनस्पतियां होंगी। यही तो कल हम लोगों ने पढ़ा। किसी नियत क्षेत्रफल में, इन एन पर्टिकुलर एरिया, जीवों के पाए जाने की संभावना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनका पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध का मतलब, मनुष्य बिना पशु पक्षियों के सर्वाइव नहीं कर सकता, मनुष्य बिना वनस्पतियों के सर्वाइव नहीं कर सकता, पशु पक्षी बिना वनस्पतियों के सर्वाइव नहीं कर सकते, और पशु पक्षी बिना मनुष्यों के भी सर्वाइव नहीं कर सकते। वनस्पतियां इन दोनों के ही बिना सर्वाइव तो कर सकती हैं, लेकिन वनस्पतियों को लगाना, बढ़ाना, उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाना भी कहीं ना कहीं पशु पक्षियों और मनुष्यों का कार्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अपने पूर्वजों से जाकर के पूछिए, अगर आपके बाबा दादी जीवित हों, या बाबा दादी के माता पिता जीवित हों, या और कोई गांव में कोई वयोवृद्ध रहता हो जिसकी उम्र 90 साल हो, तो उससे जाकर के पूछिएगा कि क्या आपने अपनी जवानी में कभी नान मिश्री खाई है?
तंदूरी रोटी खाई है या आटे की रोटी खाई है? तो जवाब आएगा नहीं। पहले के लोगों ने बाजरे की रोटी खाई है, मक्का की रोटी खाई है, जुंडी की रोटी खाई है। उसका कारण ये है कि जो गेहूं है ये हमारे देश की क्रॉप नहीं थी, ये टेम्परेट रीजन में होने वाली क्रॉप है। इसका डोमेस्टिफिकेशन किया गया, इसका पालतूकरण किया गया और ब्रिटिश एरा में पहली बार गेहूं भारत में लगाया गया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम गेहूं के बारे में जानते नहीं थे, जानते थे, खूब पहले से जानते थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं था इसलिए हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो जब गेहूं का डोमेस्टिफिकेशन हुआ तब हमारे देश में जाकर के गेहूं होने लगा, फिर आटा, मैदा, ब्रेड, नान ये सब होने लग गई। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसका कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो अगर हम गेहूं के पौधे को एक वनस्पति मान लें तो इस वनस्पति का आज जो इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा, इसके लिए क्या जिम्मेदार मनुष्य नहीं है? है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, वनस्पतियों की जो सहजीविता है वो भी कहीं ना कहीं मनुष्यों पर निर्भर करती है। अच्छा, पशु पक्षियों पर निर्भर कैसे करती है? पशु पक्षियों पर ऐसे निर्भर करती है कि एक बार सेंट्रल अफ्रीका के एक रीजन में पाया गया कि यहाँ पे अमरूद के जंगल निकल आए। अमरूद वहां की फसल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमरूद का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री इंडिया है और दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के अमरूद का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री भी इंडिया है। अगर आप इलाहाबाद चले जाएं तो इलाहाबादी अमरूद बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। तो जांच का विषय हुआ कि भैया कैसे। तो फिर कक्षा 6 की पुस्तक के अंदर एक हमको कहानी मिलती है, प्रवास, माइग्रेशन। पक्षी लोग प्रवास करते हैं। जब उत्तर भारत में सर्दी का मौसम होता है तो आप लोग देखते हैं कि पक्षी झुंड के झुंड बना के आसमान में उड़ते हुए आपको नजर आते हैं। कब? सर्दी के मौसम के पहले। तो ये सब उड़ के कहाँ चले जाते हैं? ऐसे स्थानों की तलाश में चले जाते हैं जहां पर गर्मी पड़ती हो, क्योंकि पक्षी कभी भी सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकता। कैसे स्वेटर पहनेगा, कैसे कंबल ओढ़ेगा, कैसे अलाव तापेगा? तो ये सब चले जाते हैं अफ्रीका, क्योंकि वहां पर गर्मी होती है। और जब अफ्रीका में भीषण गर्मी का मौसम आता है और उत्तर भारत में सर्दी खत्म होने लगती है तब ये फिर वापस आ जाते हैं। तो इतनी लंबी दूरी जब ये पक्षी तय करेंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान भी ले जाएंगे। तो ये अमरूद के बाइट्स दबा के ले जाते थे अपने मुंह में। और रास्ते में कहीं कोई आइलैंड मिल गया, कहीं कोई झाड़ी झंकाड़ी मिल गई तो वहीं पे रुक के अपना भोजन भोजन किया और फिर निकल गए। तो जब अफ्रीका पहुंचे तो वहां पे इन्होंने पार्टी करी। तो इनके मल के माध्यम से अमरूद के बीज वहां पर जमाए और पूरी की पूरी बगान तैयार हो गई। तो कहीं ना कहीं पक्षी भी देख रहे हैं आप इसका कारण है। तो इन तीनों का आप देख रहे हैं आपस में पारस्परिक संबंध है कि नहीं है। इस पारस्परिक संबंध को कहते हैं कोरिलेशन। ये विषय अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा सरल लगेगा। कोरिलेशन, आपसी संबंध। आपसी संबंध दिख भी रहा आपको? डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन बन गई कि किसी नियत क्षेत्रफल में मनुष्यों, जीवों और वनस्पतियों का आपस में संबंध या आपसी संबंध या कोरिलेशन पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बात समझना शिवानी, यही क्वेश्चन था तुम्हारा। अब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए पारिस्थितिकी। इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? तो आपने हेडिंग डाली पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। और इकोलॉजी के डेफिनेशन में आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि किसी नियत क्षेत्रफल में रहने वाले मनुष्यों, जीवों और वनस्पतियों का आपसी संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन एन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोगों ने पीछे सीखा कि मनुष्य की निर्भरता वनस्पतियों पर भी है और पशु पक्षियों पर भी है। पशु पक्षियों की निर्भरता मनुष्यों पर भी है और वनस्पतियों पर भी है। वनस्पतियों की निर्भरता मनुष्यों पर भी है और पशु पक्षियों पर भी है। चूंकि इन तीनों की ही एक दूसरे पर निर्भरता है और इसी निर्भरता को हम लोग आपसी संबंध या कोरिलेशन कह रहे हैं और इसी कोरिलेशन को हम लोग पारिस्थितिकी भी कहते हैं। लेकिन यदि आपकी निर्भरता किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आपको मेंटेन भी तो करे। तो यहाँ पे मनुष्य का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वनस्पतियों को उखाड़ उखाड़ के खा जाए और पशु पक्षियों को उखाड़ उखाड़ के खा जाए। वनस्पतियां मनुष्य यदि खाए तो वनस्पतियां लगाए, और यदि वो पशु पक्षियों का शिकार करे तो पशु पक्षियों को पाले भी, उनकी ब्रीडिंग भी करवाए।
आज लोग चिकन खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी तरीके से चिकन खाएंगे तो एक दिन सारे मुर्गे मर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड में खाया जा रहा, उससे दूसरे स्पीड में पोल्ट्री फार्म्स खोले जा रहे हैं ताकि उनकी ब्रीडिंग करवाई जा सके। जिस बड़े पैमाने पर खाना बर्बाद हो रहा है पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं कभी शादी ब्याह में जाते होंगे तो जितना खाया नहीं जाता उससे ज्यादा बर्बाद किया जाता है, तो उतने ही बड़े लेवल पे प्रोडक्शन भी तो हो रहा है। हर साल प्रोडक्शन का रिकॉर्ड टूट रहा है। हमें केवल इनको बढ़ाना नहीं है, इनकी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है। और डाइवर्सिटी जो शब्द है, इसको हिंदी में कहा जाता है विविधता। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपको भूख लगी, हमने कहा चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं, करेले की सब्जी तैयार है आपके लिए, खाइए। खा लिया आपने जैसे तैसे, तुमको भूखे थे, शाम हुई, आपको फिर से भूख लगी, कुछ स्नैक्स खाने का समय है, क्या खाया जाए? करेले का जूस पिला दिया। रात हुई, फिर भूख लगी, कुछ खाया जाए? करेले का साग। फिर सुबह हुई, भूख लगी, नाश्ता करना है, करेले के चिप्स। तो दामाद जी जब अपनी ससुराल में ये करेला खा खा के परेशान हो गए, और फिर दोपहर को जब उनकी सास ने पूछा कि बउआ दोपहरी के का बनवा देगी, तो उन्होंने अपनी सास से यही बोला कि अम्मा बता दो कहाँ लगा करेला, चरियावन हो जाके खबावन का तुमका करेला ही है। कहने का उद्देश्य ये है कि जिधर नजर घुमाओगे उधर ही करेला, उधर ही करेला, तो कब तक करेला खाओगे? एक ना एक दिन मर जाओगे ऊब करके। और जब आप भगवान से शिकायत करोगे कि संसार में क्या हमको केवल करेला ही दिया खाने के लिए, तो भगवान कहेगा तू नहीं तो कहा था कि भोजन चाहिए पेट भरने के लिए, दे तो दिया भोजन। तो जिस तरीके से कोई व्यक्ति दिन रात करेला नहीं खा सकता, जिस तरीके से कोई व्यक्ति दिन रात पालक नहीं खा सकता, उसी तरीके से कोई व्यक्ति अपना फेवरेट फूड भी तो दिन रात नहीं खा सकता। किसी को मटर पनीर पसंद है, चलो एक हफ्ते तक अब तुमको मटर पनीर खानी है, जब तुमको भूख लगेगी, जब तुम मांगोगे सिर्फ मटर पनीर मिलेगी, चौथे पांचवें दिन मर जाओगे या तो बीमार पड़ जाओगे। तो फिर खाने की जुगत में हम लोग क्या करते हैं कि भाई आज हमारा दाल खाने का मन है, कल हमारा सब्जी खाने का मन है, परसों हमारा पराठे खाने का मन है, फिर हमारा गोभी खाने का मन है, फिर हमारा ब्रिंजल खाने का मन है, फिर हमारा कुछ नहीं खाने का मन है। इसको कहते हैं विविधता। विविधता का मतलब है टाइप्स, यानी कि प्रकार। आई बात समझ में? तो मनुष्य जब वनस्पतियों पर निर्भर करता है, वनस्पतियों के साथ वो को रिलेशन रखता है, तो इन वनस्पतियों की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है, ना कि केवल वनस्पतियों को बढ़ाना कि पूरी दुनिया में गेहूं गेहूं लगा दो और उसमें चलो सुबह शाम तक। ये नहीं हो सकता है, आपको इसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? पशु पक्षियों को यदि आप खाते हैं, शिकार करते हैं, तो इनकी डाइवर्सिटी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न धर्म जाति और संप्रदाय के लोग हैं, तो इनकी भी डाइवर्सिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मनुष्य जो है ये एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है कि नहीं है? बायोलॉजिकल एलिमेंट किसको कहते हैं? जिसके अंदर बायोमास होता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट। तो मनुष्य के अंदर बायोमास है ना, जैव भार है ना, तो मनुष्य भी तो बायोलॉजिकल एलिमेंट है, वनस्पतियां भी तो बायोलॉजिकल एलिमेंट है, पशु पक्षी भी तो बायोलॉजिकल एलिमेंट है। तो इसी बायोलॉजी को पूरी दुनिया में हमें डाइवर्सिफाई भी करना है। यदि हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए तो भी काम नहीं चलेगा। सरकारें सरकारें अपने स्तर पे भी इसको करती हैं। और जब इसी को हम लोग डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं, तो अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है बायोडाइवर्सिटी। बहुत पॉपुलर नाम है, आज सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में इसको कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या बन रही है? इन एन पर्टिकुलर एरिया, किसी निश्चित क्षेत्रफल में मनुष्य, जीवों और वनस्पतियों के आपसी संबंधों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। हम लोगों ने इकोलॉजी में क्या देखा कि इकोलॉजी में केवल कोरिलेशन हो रहा था, और ये जो कोरिलेशन है ये तो डे वन से होगा ना, जब से संसार बना होगा। जब पहली बार जीव इस धरती पर आए होंगे तो जीवों को भूख लगी होगी, तो जो वनस्पतियां खाई होंगी या पशु पक्षी एक दूसरे को खाया होगा। तो कोरिलेशन जो है, सह अस्तित्व जो है, ये तो डे वन से रहा होगा, बट डाइवर्सिटी डे वन से नहीं रही होगी। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, या डाइवर्सिटी है, वी हैव टू मेंटेन इट, ये फीलिंग पहली बार मनुष्य के मन में कब आई होगी? जब उसको ये पालक और ये करेले वाले ऑप्शन समझ में आए होंगे कि अगर सबको मारते चले जाओगे तो एक दिन वही आएगा जब हमको भी चरना पड़ेगा। तो इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसकी जो विविधता है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और यही बेसिक मैं आपको कल पढ़ा रहा था
कि मैक्सिमम स्पीशीज कहां पर हैं, तो भैया मैक्सिमम स्पीशीज हैं समुद्र के अंदर। तो अगर हम आज इस संसार में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट अवर ओशंस। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखिए फटाफट। जैव विविधता, अगली हेडिंग डालिए, किसी निश्चित क्षेत्रफल में मनुष्यों, जीवों एवं वनस्पतियों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। अब इसमें एक गोल्डन लाइन लिखिए आगे, जैव विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी संतुलन उतना अधिक होगा और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में स्थापित रह सकेगी। इस पूरी डेफिनेशन में आपके सामने का नया शब्द आ गया, पारिस्थितिकी संतुलन। यही तो नया शब्द आया। पारिस्थितिकी क्या है, सबको क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबको क्लियर? जैव विविधता। इधर आइए, मनुष्य के मन में क्रांतिकारी विचार आया। वो क्रांतिकारी विचार ये आया कि जब तक हम लोग जवान हैं खूब जम के मीट खाओ। दुनिया के सारे मुर्गे बगुले खा डालो, दुनिया के सारे बकरे भैंसे खा डालो, दुनिया के सारे सुअर खा डालो, तो बुढ़ापा आते आते हमारा शरीर भी काम कम करेगा और डाइजेशन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बुढ़ापे में आ जाएंगे टूट पड़ेंगे वनस्पतियों पे। अब पूरे बुढ़ापे पर बढ़िया जूस पियेंगे, सूप पियेंगे, बॉइल्ड फूड खाएंगे और हरी सब्जी जम के खाएंगे और हमारा जीवन मस्त रहेगा। और ये जिस भी मनुष्य के दिमाग में ये विचार आया था, कल्पना कर लीजिए कि वो कोई वैज्ञानिक था और उसके विचार से दुनिया इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि सारे लोग मांस पे टूट पड़े। और खा खा के एक समय ऐसा आया जब पशु पक्षी खत्म, सारे मुर्गे खत्म। और उसके बाद चूंकि आपने उस अनुपात में पाले ही नहीं, आपका तो खत्म करने का टारगेट था, आपने सब खत्म कर डाले, तो इधर ये बढ़ेंगे नहीं। अब आप टूट पड़े वनस्पतियों पे, वही हाल आपने वनस्पतियों का किया, ये भी पूरा खा डाला तो बढ़ेंगी तो ये भी नहीं। अब तो आपकी जब सेकंड जनरेशन आएगी 100 साल तक तो आपको खूब मजा आया, इधर इनको निपटाया उधर इनको निपटाया। 100 साल बाद जब आपकी सेकंड जनरेशन आएगी तो उसको ना ये मिलेगा और ना ये मिलेगा। हाँ, आपको जरूर एक चीज मिलेगी, गालियां अपनी आने वाली पीढ़ी की। तो क्या ये तरीका सही है? ये तरीका सही नहीं है ना। तो मनुष्यों को क्या चाहिए कि वो जीवों में और वनस्पतियों में संतुलन स्थापित करे। जिस मात्रा में जिसका दोहन हो उसी मात्रा में उसका पोषण हो। यहां पे जिस मात्रा में जिसका दोहन हो उसी मात्रा में उसका पोषण हो। यदि दोहन और पोषण एक साथ चलता रहेगा तो ये जो इकोसिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये जो पारिस्थितिकी आपको नजर आ रही है, इसमें एक बैलेंस बना रहेगा। इसी बैलेंस को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? तो क्या पारिस्थितिकी संतुलन उतना बेहतर होगा जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी? क्लियर? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास खाने के लिए मुर्गे भी हैं, बकरे भी हैं, भैंसे भी हैं, बगुले भी हैं, हंस भी हैं, क्रैब भी हैं, ऑक्टोपस भी हैं, फिशेस भी हैं, सब कुछ है। और आप लगातार इनको मेंटेन भी कर रहे हैं, यानी कि फिशरी भी कर रहे हैं, आप मछलियों को पाल भी रहे हैं, मुर्गों को पाल भी रहे हैं, ये सब सब चीजें कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी मेंटेन करी ना। तो जब आप डाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे तो अल्टीमेटली वो डाइवर्सिटी आपकी इकोसिस्टम में ही तो मजबूत हो रही है। तो जब वो डाइवर्सिटी आपकी इकोसिस्टम में मजबूत हो रही है तो आपकी इकोलॉजी एकदम फिट चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक सामाजिक उदाहरण दें आपको। हिंदुस्तान की गृहिणियां, हिंदुस्तान की गृहिणियां, घर की औरतें इस देश का इकोसिस्टम चलाती हैं। कोई टाटा अंबानी नहीं चलाता है। इस देश का इकोसिस्टम इस देश की औरतें चलाती हैं, जो घरों के अंदर हैं कैद। थोड़े थोड़े से पैसे बचाती हैं, कभी घर के खर्चे से बचाती हैं, कभी बच्चे की स्कूल की फीस से बचाती हैं, कभी चुपचाप पति की जेब से निकाल लेती हैं, कभी कुछ खरीदारी के नाम पे बचाती हैं, ऐसे करके बचाती हैं। और रखती पता है कहाँ है? अखबार के नीचे, गद्दे के पीछे, फोटो के अंदर, और कई बार तो ऐसी जगह रखती हैं कि रख के भूल जाती हैं। जैसे गिलहरी अपना खाना जो है जमीन के नीचे दबा देती है, भूल जाती कहाँ दबाया था, जंगल के जंगल खड़े कर दिए गिलहरी ने अनजाने में। तो उसी तरीके से घर की औरतें हैं। फिर कभी वही पैसा जोड़ के गोल्ड खरीद लेती हैं, कभी सिल्वर खरीद लेती हैं, कभी बच्चों के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं। तो घर की गृहिणी एक ऐसी दुर्गा माता होती है जिसके 9 हाथ हैं
आप कभी भी उसके पास जाएंगे, जब पैसा मांगेंगे ना, तो वो 9 में से कहीं से निकाल के दे देगी, कहीं ना कहीं से निकाल के दे देगी। आपके पापा के पास लाख परेशानी हो, लाख दिक्कतें हो, कहीं सोर्स ऑफ इनकम हर जगह से ब्लॉक हो चुका हो, अंत में आपकी माँ पैसा निकाल के कहीं ना कहीं से दे देगी। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने डाइवर्सिटी मेंटेन करी है। उसके पास पैसा थोड़ा है ना, वो कमाती है। उसने सिर्फ डाइवर्सिटी मेंटेन करी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्रोतों से वर्षों तक इकट्ठा किया है। कई बार तो ऐसा होता है कि शादी के 20 साल बाद उसने अपने पति को निकाल के पैसे दिए किसी जरूरत पे, और कहा कि ये हमारी माँ ने हमको दिए थे। और भाई शादी के पहले 20 साल से रखे थी। ये विशेषता है, ये क्वालिटी है। तो ऐसी महिलाओं को हमारा सम्मान और सलाम, और ऐसी ही गृहिणियों ने इस देश के इकोसिस्टम को बचा रखा है। तो चलिए करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। गर्मी का मौसम आता है आम खाते हैं, बारिश का मौसम आता है जामुन खाते हैं, सर्दी का मौसम आता है तो और भी फल एप्पल वगैरह खाते हैं, पपैया पपीता खाते हैं। इनके बीजों को फेंकिए मत, एक छोटा सा बिन बना लीजिए और इनके बीजों को उसी में डाल दिया करिए। और जब थोड़े हो जाए तो उनको धो लीजिए, धोने के बाद एक पॉलीथीन में भर के रख लीजिए, खराब नहीं होंगे। जब कभी सफर पे जाएं, इसको अपनी जेब में डाल के ले जाएं। ट्रेन में बैठे, चलती ट्रेन से निकाला एक मुट्ठी, कहीं भी फेंक दिया। बाइक से जा रहे हैं, चलती बाइक से निकाला एक मुट्ठी, कहीं भी फेंक दिया। कार में जा रहे हैं, शीशा नीचे किया, कहीं भी फेंक दिया। अगर आपके द्वारा फेंके गए 100 बीजों में से एक पौधा भी निकल आया, तो आपकी कई पीढ़ियों को पुण्य मिलेगा। आपने इकोसिस्टम मजबूत किया, इस ये रिकॉर्ड बुक में आपका नाम दर्ज किया जाएगा। और जो काम गिलहरियां करती हैं, जो काम खरगोश करते हैं, जो काम तितलियां करती हैं, जो काम भंवरे करते हैं, लगभग उस लेवल पे आप आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं, करके देखते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, समझ में आ गया। पारिस्थितिकी संतुलन का और जैव विविधता का आपस में क्या संबंध है, ये भी समझ में आ गया। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आप मेंटेन करेंगे, उतना ज्यादा आपका इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी मेंटेन रहेगी। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना होता है, डाइवर्सिटी पे करना होता है। शायद अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक भी जीव जीवित है, तो सरकारें उसके जीवन को बचाने का प्रयास करती हैं। आपको याद होगा व्हाइट हॉर्न राइनो, संसार का एकमात्र बचा हुआ व्हाइट हॉर्न राइनो पिछले दिनों जब मरा अफ्रीका में, तो ये बात प्रमुखता से छपी थी अखबारों में। इंडिया के अंदर कई सारी रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीशीज हैं, जिनको सरकार बचाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में पैसा खर्च करती है। लेकिन आम आदमी की समझ केवल इतनी है कि वो प्रोजेक्ट टाइगर को ही समझ पाता है कि बाघ और चीता और लियोपर्ड और शेरों को बचाइए, उनको भी बचाना ही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि तितलियों को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया, और गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ एक बटरफ्लाई बागान का एक इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री ने। बहुत सारी तितलियां अलग अलग वैरायटी की वहां पर है। तो डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा खतरे उतने कम। एक सामाजिक उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिया कि जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोर्सों पर रखा करिए, डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखा करिए, ताकि जरूरत पड़ने पर डाइवर्सिटी आपके काम आए। मालूम पड़ा एक ही गुल्लक है, एक ही तिजोरी है, एक ही जगह सब रखा है, इन्वेस्ट है, तो वो आपकी नजर में है, वो डाइवर्स नहीं है। फिर वो है तो अमाउंट बड़ा, लेकिन वो डाइवर्सिफाई नहीं है। देखिए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं कि हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, प्रॉपर्टी भी है, गाड़ी भी है। जब जरूरत पड़े ये बेच देंगे। किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, बिटिया की शादी में बेचेंगे, बिटिया की शादी करेंगे। वो प्लाट बेचेंगे, लड़के को पढ़ाएंगे। देखिए ऐसा प्लान करते हैं ना हम लोग, तो ये डाइवर्सिटी ही तो है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना होता है। तीनों पॉइंट खूब अच्छे से क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं डाउट है तो जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे चले आखिरी टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, इकोसिस्टम परितंत्र क्या है। देखिए समुद्र में यदि छलांग लगा दी जाए, तो समुद्र के अंदर कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जो इस संसार का सबसे गहरा हिस्सा होगा। कोई तो ऐसा हिस्सा होगा ट्रेंच के रूप में, उससे गहरा इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा। उसको चेक करने के बाद ऊपर आ गए जमीन पे, और फिर ऊपर चक्कर लगाने लगे, और इस बात की जांच करी कि कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जो इस धरती का सबसे ऊंचा हिस्सा होगा। उससे ऊंचा कुछ नहीं होगा। तो इस धरती का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो है 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। और जो सबसे गहरा हिस्सा है वो है 11,033 मीटर, मेरियाना ट्रेंच।
पक्षियों के बारे में एक विशेष बात यह है कि पक्षी हवा में केवल उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता है जितनी ऊंचाई तक उसके पैर रखने के लिए जमीन हो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हवाई जहाज एक बार में सिर्फ उतनी ही दूरी तय करता है जितनी दूरी तक का उसमें फ्यूल हो। एक हवाई जहाज में अधिकतम 6 घंटे तक हवाई यात्रा करने का ईंधन होता है। इसीलिए जब कभी फ्लाइट 7 घंटे की होगी तो जहाज बीच में कहीं ब्रेक लेगा फ्यूल भरने के लिए। तो पक्षी उड़ा चला जा रहा, कहीं पे थक गया तो क्या करेगा? बैठेगा ना। तो उसके बैठने के लिए स्पेस होनी चाहिए। यानी कि कोई पक्षी अधिकतम कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा? 8,848 मीटर तक उड़ेगा, माउंट एवरेस्ट तक उड़ेगा, क्योंकि वहां वो पैर रख सकता है। इसी तरीके से नीचे कोई भी जीव कहां तक पाया जा सकता है? 11,033 मीटर तक पाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक जा सकेगा वहां तक जीवन है। तो एक इसको जीवन मान ले, एक उसको जीवन मान ले, जीवन की संभावना वहीं तक तो है, उसके ऊपर कहीं जीवन नहीं होगा। तो बस फिर क्या करें, दोनों को उठा के जोड़ दें। और जैसे ही दोनों को उठा के जोड़ दें तो आप देखेंगे कि एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? जीवों के पाए जाने की संभावना। तो जीवों के पाए जाने की संभावना कहां से कहां तक है? माउंट एवरेस्ट से लेकर मेरियाना ट्रेंच तक है। 8,848 मीटर उत्तर से लेकर के और 11,033 मीटर दक्षिण तक है। तो जिस क्षेत्र में जीवों के पाए जाने की संभावना होती है उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? परितंत्र। यह परितंत्र है, 3 घटकों से मिलकर के बनता है यह परितंत्र। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं स्थलमंडल, इसको कहते हैं जलमंडल और इसको कहते हैं वायुमंडल। और स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को मिलाकर के क्या कहते हैं? जैव मंडल, बायोस्फीयर। हम लोग इसको अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं? परितंत्र, इकोसिस्टम कह रहे हैं। देखिए, आज की कहानी को हम लोग जहां खत्म करने जा रहे हैं वो है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। क्योंकि हम लोग जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं उसकी जो आत्मा है वो बायोस्फीयर ही है कहीं ना कहीं। चाहे आप इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ें, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ें, कहीं ना कहीं आपको बायोस्फीयर जरूर मिलेगा। तो जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल 3 चीजों से मिलकर के बना है। बायोस्फीयर मेड ऑफ 3 थिंग्स। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में LITH, ये जो सफिक्स है LITH यानी कि लिथ, इस लिथ का मतलब होता है चट्टान। तो इस पूरी पृथ्वी पर जहां जहां पर चट्टाने हैं उन चट्टानों से बना हुआ जो एरिया है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आपको ज्योग्राफी में याद होगा लिथोलॉजी, प्रस्तर विज्ञान की चर्चा हम लोगों ने करी थी। तो लिथोस्फीयर का मतलब हो गया स्थल मंडल। वैसे इसको चट्टान मंडल कहें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चट्टान जो है वो एक स्थलाकृति है, एक रूप है, तो इसीलिए इसको स्थल मंडल कहते हैं। तो इस स्थल मंडल में आप किसका अध्ययन कर लेंगे? 7 महाद्वीपों का अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे जो HYDRO हाइड्रो है, इस हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होगा जलमंडल। तो जलमंडल में जो 5 महासागर हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा कहीं ना कहीं आपने पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर लिया। लेकिन पृथ्वी के बनने में इन दोनों के अलावा तीसरी चीज का बहुत बड़ा रोल है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वायुमंडल। तो वायुमंडल में जो मौजूद गैसेज हैं, जो साइकिल्स चलते हैं, उनका अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता है। तो इन तीनों को मिला करके बनता है जीवमंडल। और इसी जीवमंडल में जीवों के पाए जाने की संभावना जहां से जहां तक है वो है वहां का परितंत्र। तो हर जगह का परितंत्र इसीलिए अलग अलग होता है। तो आज हम लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस जो है ये डिस्कस कर ली हैं। अब अगली क्लास जब इसकी होगी हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, तो हम लोग पहले टॉपिक पर सीधे आ जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए, चर्चा को विराम देंगे।